आज मैंने ये जो टॉपिक लिया है दैट इज रिलेटेड टू कैंसर। हम लोग सब कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं, मगर मैं अगर आपसे लीगल एस्पेक्ट्स की बात करूं, वी आर नॉट ऑथोराइज्ड टू ट्रीट द कैंसर, वी आर ओनली ऑथोराइज्ड टू टेक केयर ऑफ द पैलिएटिव एंड पेन ऑफ कैंसर। मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि एज ए लीगल एस्पेक्ट्स कोई भी ये मत बोले कि मैं कैंसर को ट्रीट कर रहा हूँ। सेकेंडली, रीजन फॉर द लॉ एस्पेक्ट्स की तरफ से अगर मैं एक और चीज देखूं, सीकेडी में भी हमारे एक प्रैक्टिशनर है, मेरे ग्रुप पे एक मैसेज आया, उस प्रैक्टिशनर ने मेरे को नॉर्मली ग्रुप में मैसेज डाला, मैं डॉक्टर XYZ, ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ, मेरे एक पेशेंट को किडनी की जरूरत है, किसी भी डॉक्टर साहिबान कोई डोनेट करवाना चाहे तो मेरा पेशेंट उनको 1 से 2.5 लाख रुपया दे सकता है। एक चीज मैं क्लियर बताता हूँ, कमर्शियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन इज टोटली नॉन बेलेबल ऑफेंस। कुछ भी आप व्हाट्सएप पे डाल रहे हो रिलेटेड टू कैंसर और दिस इज रिगार्डिंग ऑर्गन कमर्शियलाइजेशन, मतलब ऑर्गन की खरीद फरोख्त जो भी है वो टोटली इलीगल है इंडिया के अंदर, तो लिखने से पहले सोचिएगा। दूसरी चीज, कैंसर इज नॉट अ वन डिजीज, कैंसर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 100 डिस्टिंक्टिव डिजीजेस। तो इसका मतलब ये है कि आप एक डिजीज को डील नहीं कर रहे हो अनटिल एंड अनलेस अगर आप कंफर्म नहीं हो कि ये चीज मेरे कॉम्बिनेशन या ये पेटेंट मेरे पेशेंट को आराम देगा, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, रेफर दैट पेशेंट टू द डॉक्टर हु इज ऑलरेडी डीलिंग विद द कैंसर पेशेंट्स, ताकि उनको एक्सपीरियंस है, उनको मालूम है क्या देना है। एज कैंसर इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज एंड वी डोंट हैव एनी राइट कि हम किसी पेशेंट की जान के साथ खेलें ट्रायल्स के बेसिस पे। कैंसर पेशेंट्स के साथ ट्रायल्स नहीं लेने का किसी ने। Let's come on our topic, cancer basics. I am Dr. Saurabh from Ambala. कैंसर को समझने से पहले हमें सेल की बायोलॉजी पढ़नी होगी। नॉर्मली हम सब जानते हैं कि कैंसर का मीनिंग क्या है, कि सेल्स ग्रोथ होना है, ट्यूमर हो जाना है, वो कैंसर हो गया। मगर सेल क्या है, सेल की बायोलॉजी क्या है, हमें उसको समझनी है। Cells are the structural and functional unit of all living organisms. Some organisms such as bacteria are unicellular, consisting of single cell. Other organisms such as humans are multicellular. कुछ जो cells होते हैं वो unicellular होते हैं, कुछ multicellular होते हैं, जो humans के हैं, these are multicellular. Having many cells and estimated crores of cells are in a human being. Each cell is an amazing word into itself. हर सेल एक amazing word की तरह अपने आप में जो न्यूट्रिएंट को लेता है, उस न्यूट्रिएंट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन या फिर रिप्रोडक्शन के काम आती है। Even more amazing is that each cell stores its own set of instruction for carrying out each of these activities. Next, अगर हम सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, there are two general categories of cells. जब भी हम सेल्स की बात करते हैं हम सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, सेल है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, XYZ, बट वी नेवर टॉक अबाउट द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स होता क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन में हमने किया है। देयर आर टू जनरल कैटेगरीज ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है, दैट इज बैक्टीरिया। अगर आप देखें दुनिया को बने करोड़ों साल हो चुके हैं, उसमें सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो होगा वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जो हुए थे, उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हुई। बैक्टीरिया इज द बेस्ट नोन एंड मोस्ट स्टडीड फॉर्म ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ऑल्दो अभी पीछे कुछ ही सालों पहले सेकंड ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आए, उनको हम बोलते हैं आर्किया। नेक्स्ट, दूसरा आता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या है, जैसे फंगस, एनिमल एंड प्लांट एज वेल एज सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Eukaryotic organisms are about 10 times the size of prokaryotic and can be as much as 1000 times greater in volume. You can see the difference between eukaryotic and prokaryotic. Eukaryotics are much bigger than the prokaryotic organisms. Eukaryotic organisms also have other specialized structure called organelles, which are smaller structure within cells that perform dedicated function. I am not going that deep into the prokaryotic or eukaryotic organisms. Please next.
अब उसके बाद सेल स्ट्रक्चर क्या है? सेल स्ट्रक्चर का भी बेसिक्स पे ही मैं बात करूंगा आपसे। ऑफन दो of as the smallest unit of living organism, a cell is made up of many even smaller parts, each of its। अब सेल क्या है? सेल के अंदर बहुत बहुत छोटे छोटे कुछ पार्ट से बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म है जिनका अपना अलग अलग रोल है उस छोटे छोटे पार्टिकल्स का भी। ह्यूमन सेल्स आर वेरी इन साइज बट ऑल क्वाइट स्मॉल, इवन द लार्जेस्ट फर्टाइल एग इज टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई। उस ऑर्गेनिज्म जो सेल्स है हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। The body is composed of many different types of cells, each with its own structure and function। हमारी जो बॉडी है या ह्यूमन बॉडी है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, that is composed of different types of cells, such as WBC है, वो हमारी बॉडी में फ्री घूमते हैं, किसी के साथ अटैच नहीं होते। These are one type of cells। अगर दूसरी तरफ देखें मसल सेल्स, वो फॉर्मली एक दूसरे से अटैच रहते हैं। WBC किसी के साथ अटैच नहीं होते, वो फ्रीली घूमते हैं। मसल सेल्स अटैच होते हैं। सम सेल्स सच एज स्किन सेल्स डिवाइड एंड रिप्रोड्यूस क्विकली। जो स्किन पे काम करते होंगे उनको पता होगा, जो स्किन सेल्स हैं वो डिवाइड भी होते हैं और रिप्रोड्यूस भी होते हैं। अदर सच एज नर्व सेल्स डू नॉट डिवाइड और रिप्रोड्यूस एक्सेप्ट अंडर यूजुअल सर्कमस्टांसेस। जो हमारे नर्व सेल्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं होते, वो तभी होते हैं अगर कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हो। Some cells, especially glandular cells, have as their primary function to production of complex of substances such as hormone and enzymes। अभी आप glandular remedies या glands, उनके भी तो कोई cells होंगे ना जिससे वो बना है, तो उनका basically क्या function है? To release the hormone or an enzyme। Next, अब सेल के अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा है, आप देख सकते हैं, this is the basic structure of a cell, जिसमें एवरीथिंग यू विल सी, राइबोसोम्स आर देयर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज देयर। अब इनको मैं बहुत ज्यादा इनको डीप में नहीं लेके जा रहा। नेक्स्ट, अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, इट इज रिलेटेड टू द कैंसर। सेल साइकिल। सेल साइकिल को समझने में तो हमारा जो स्टेट है पहला, दैट इज क्विंसेंट, जिसको हम बोलते हैं GAP 0, एब्रिविएशन में हम G0 बोलते हैं। इट इज अ रेस्टिंग फेज। इसमें क्या होता है? सेल अपना साइकिल को लेफ्ट करता है, डिवाइडिंग होने से अलग से घूमना शुरू कर देता है। दूसरा पार्ट आता है इंटरफेस, जिसमें 3 पार्ट है। पहला तो गैप 1, सेकंड इज सिंथेसिस एंड थर्ड इज GAP 2। इस चीज को आपने बहुत अच्छी तरह समझना, जब इसका आप वो देखेंगे पिक्चर देखेंगे तब ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। G1 इज सेल इंक्रीज अपना साइज को करता है एंड कंट्रोल्स मैकेनिज्म रेडी फॉर DNA। उस मैकेनिज्म को कंट्रोल करना शुरू करता है जब DNA सिंथेसिस शुरू होने वाला होता है। सेकंड इज सिंथेसिस व्हिच कम्स इन द इंटरफेस। DNA रेप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग दिस है। DNA रेप्लिकेशन मतलब DNA अपने आप को अलग 1 से 2 होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम DNA रेप्लिकेशन बोलते हैं। तीसरा आता है GAP 2, G2, जिसे हम एब्रिविएशन में बोलेंगे, द गैप बिटवीन DNA सिंथेसिस एंड माइटोसिस। अब माइटोसिस क्या है? दैट इज सेल डिवीजन। माइटोसिस एब्रिविएशन में आएगा M। सेल ग्रोथ, जो सेल की ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। सेलुलर एनर्जी इज फोकस्ड ऑन ऑर्डरली डिवीजन इनटू 2 डॉटर सेल। एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे, दिस इज ओवरऑल अ सेल साइकिल। दिस पार्ट इज G0, दिस पार्ट इज G1। जब सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, DNA सिंथेसिस इधर शुरू हो जाता है, और G2 प्रिपरेशन फॉर मिटोसिस, ये शुरू हो जाता है। अगर आप नीचे देखें मिटोसिस को, DNA रेप्लिकेशन शुरू हो गई, मिटोसिस प्रोसेस शुरू हो गया, और 2 डिप्लॉयड सेल्स बन जाते हैं एक सेल से। समझ आ रहा है ये चीज? समझ आई आपको? मे भी देख के ज्यादा समझ आ रहा होगा ये। नेक्स्ट, अब माइटोसिस में भी बहुत से फेसेस हैं। आई विल नॉट टेक यू दैट डीप कि मैं हर फेज को प्रॉपर्ली समझाऊं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब प्रोफेज में ये पूरा एक पार्ट दिया हुआ है कि यहाँ क्या क्या होता है। अगर आप देखें इंटरफेस में BAF साइटोप्लाज्म, BF का इसमें आप देख सकते हैं सेंट्रोइड अट्रैक्शन स्फीयर स्टार्ट हो गया, इसमें आना शुरू हो गया। तो ये सारे आप पॉइंट जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड कि हाँ, कि माइटोसिस जो प्रोसेस है वो क्या होता है, एक सेल से 2 सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं, ये पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी। नेक्स्ट, अब माइटोसिस सुना, अब आता है मेयोसिस।
Mitosis comes under the normal cells. अब meiosis क्या है? It is a type of nuclear division occur only in reproductive cells. मैं रिपीट कर रहा हूं लाइन को. A type of nuclear division occur only in reproductive cells and results in diploids having two sets of chromosomes, giving rise to four haploid cells. हमने मिटोसिस में क्या देखा? एक सेल दो में डिवाइड हो रहा है, मगर यहाँ पे और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो एक की जगह चार में कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है जी. मियोसिस समझ आ गया आपको? माइटोसिस समझ आ गया. ये एब्रिविएशंस कैंसर में बहुत काम आती हैं. जब भी पेशेंट आपके पास आता है वो पूरा अपना कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सारे टेस्ट उस लेके आता है. ये एब्रिविएशंस यू विल फाइंड दीज एब्रिविएशंस. ये वर्ड्स वहां दिखेंगे आपको. नेक्स्ट तीसरा अगला देखिए, अगर आता है मेमेलियन सेल टाइप्स. थ्री बेसिक कैटेगरीज ऑफ सेल मेक अप द मेमेलियन बॉडी: जर्म सेल्स, सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स. जर्म सेल्स की अगर बात करें विच इंक्लूड स्पर्म एंड एग. स्टेम सेल्स और सोमैटिक नर्वस सिस्टम का सोमैटिक सेल्स भी आता है. और स्टेम सेल्स आपने सुना ही होगा कि आजकल वैसे ही बहुत ट्रेंड में चल रहा है स्टेम सेल प्रिजर्वेशन. आफ्टर द डिलीवरी हम बच्चे का स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करें. नेक्स्ट, अब सेल डेथ. अब एक सेल पैदा हुआ मगर वो मरेगा तो उसकी भी एक साइकिल है. अब डेथ क्या है? टर्मिनोलॉजी ऑफ सेल डेथ. सेल डेथ कैन occur by either two distinct mechanisms, necrosis or apoptosis. Certain chemical compounds and cells are said to be cytotoxic to the cell, that is to cause its death. अब मेजरली दो मैकेनिज्म है. पहला है नेक्रोसिस विच इज एक्सीडेंटल सेल डेथ. एक्सीडेंट हुआ, मैं बाइक पे जा रहा, उसका एक्सीडेंट हुआ और वहां कुछ टिश्यू इंजरी हो गई तो वहां सेल्स की डेथ हो गई. दैट इज नेक्रोसिस. आपने सुना होगा कि कैंसर में भी नेक्रोसिस वर्ड बहुत यूज होता है. आपके पास अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर के केसेस आए होंगे, वो रिपोर्ट्स है फाइब्रोएडेनोमा में, उसमें नेक्रोसिस वर्ड बहुत यूज है. दैट इज सेल डेथ. सेकंड, सेल की डेथ कैसे होती है? दैट इज अ प्रोसेस कॉल्ड एपोप्टोसिस. दैट इज नॉर्मल और प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जो भगवान ने हमारे लिए बनाई हुई है कि हमारे शरीर में सेल बनेगा और उसकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ नॉर्मल हो जाएगी. तीसरा आता है साइटोटॉक्सिसिटी. उसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? इसमें मैंने क्लियर लिखा हुआ है कॉस्मेटिक इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द साइटोटॉक्सिसिटी. जो भी हम कॉस्मेटिक यूज करते हैं हम अपने सेल्स को जबरदस्ती मार रहे हैं. जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. सेल डेथ समझ आ गया? सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसमें आपको पता चलेगा कि कॉज ऑफ कैंसर क्या होता है, सेल कैसे एकदम डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं. नेक्स्ट, अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ कैंसर. Cancer is an abnormal growth of cells which tend to proliferate in an uncontrolled way and in some cases metastasize. Cancer एक abnormal cell growth है. Cancer is also called malignancy. ये abbreviation है, synonyms है. हम कैंसर को malignancy भी बोल सकते हैं. A cancerous growth or tumor is sometimes referred to a malignant growth or tumor. A non-malignant growth or tumor is referred टू एज बिनाइन. जो नॉन मैलिग्नेंट ग्रोथ, जो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बिनाइन. कई जगह आपने रिपोर्ट में देखा होगा दैट इज बिनाइन ट्यूमर मींस नॉन कैंसरस ट्यूमर. कैंसर इज नॉट वन डिजीज, इट इज अ ग्रुप ऑफ मोर देन 100 डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव डिजीजेस. कैंसर इज नॉट कॉन्टेजियस. अगर किसी को कैंसर है तो उसको हम खिला पिला सकते हैं, उनका टेक केयर कर सकते हैं. कॉन्टेजियस नहीं है, उससे आपको एकदम ऐसे नहीं होने वाला. Cancer is a Latin word of carp. The ancients used the word to mean a malignancy, doubtless because of the carp-like tenacity. A malignant tumor sometimes seems to show in gasping the tissue it invades. Next. अभी tumor is primarily used to denote abnormal growth of tissue. Tumor की जो definitions हैं that is that ये primarily है जो abnormal growth of tissue. This growth can be either malignant or benign. ये ग्रोथ कैंसरस भी हो सकती है और नॉन कैंसरस भी हो सकती है. टाइप्स ऑफ ट्यूमर. लम्प्स कैन बी बिनाइन और मैलिग्नेंट. बिनाइन ट्यूमर्स आर नॉट कैंसर. बिनाइन ट्यूमर्स आर लेस ऑफन लीथल देन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स.
but they can still cause serious health problem. हमारे पास पेशेंट आता है कि बोलता है सर मेरे ट्यूमर है, हमें पता चल जाता है दैट इज नॉट कैंसरस. इट डजंट मीन कि वो रिस्की नहीं है, दैट इट कैन नॉट बी अ फेटलनेस. उसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि लार्ज बिनाइन ट्यूमर्स कैन पुट प्रेशर ऑन ऑर्गन्स एंड कॉज अदर प्रॉब्लम्स. अनलाइक ब्रेन ट्यूमर जो मोस्टली नॉन कैंसरस होते हैं, इट विल प्रेस ऑन नर्वस सिस्टम, जो हमारे ब्रेन का नर्वस सिस्टम है, वो और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई भी ट्यूमर नॉन कैंसरस है वो आपको परेशान नहीं कर सकता, वो कर सकता है. Benign tumors usually grow quite slowly, do not spread to other part of body, usually have a covering that is made up of normal cells. बहुत धीरे बढ़ता है benign tumors, non cancerous tumor, वो spread नहीं होता दूसरे body parts पे. Usually जो उसकी जो covering रहती है ट्यूमर की वो normal cell से covered होता है. Next. Benign tumors are made up of cells that are quite smaller to normal cells. जो non cancerous tumor रहेगा, जो उसके जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मल सेल से भी छोटे होते हैं. दे विल ओनली कॉज प्रॉब्लम इफ दे ग्रो वेरी लार्ज, बिकम अनकंफर्टेबल और अनसाइटी, प्रेस ऑन अदर बॉडी ऑर्गन, आर टेकिंग अप स्पेस इनसाइड द स्कल, रिलीज हार्मोन्स दैट इफेक्ट हाउ द बॉडी